नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और राजस्थान की कला और संस्कृति पर हम चर्चा कर रहे हैं। और राजस्थान की कला और संस्कृति में भी हम बात करें तो राजस्थान की वास्तुकला और स्थापत्य के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो कल हमने जो बात की उसमें हमने दुर्गों का सामान्य परिचय किया था, उसके प्रकार हमने किए थे। आज हम राजस्थान की गौरव और राजस्थान की बहुत ही महत्वपूर्ण धरोहर चित्तौड़ दुर्ग के बारे में बात करेंगे। और इसके में इससे संबंधित एक कहावत भी है, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण दुर्ग है। और हम इस दुर्ग के जो स्टार्ट करते हैं इसके महत्वपूर्ण पॉइंट। तो सबसे पहला इसका जो पॉइंट है वो है ये गिरि दुर्ग की श्रेणी के अंदर शामिल है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा हम बात करें, राजस्थान का गौरव इसे कहा जाता है। अगले पॉइंट की बात करें तो राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग इसको माना जाता है। इसके अलावा हम बात करें कि दिल्ली और मालवा और गुजरात, दिल्ली से मालवा और गुजरात का जो मार्ग है वहां पर जो है इसके बीच में ये स्थित है। और इसी की वजह से इसकी जो सामरिक महत्व था, वो जो दिल्ली के जो शासक थे वो गुजरात की तरफ जाते थे तो बीच में ये दुर्ग आता था। और उसी वजह से उनको बहुत सारा जो इस दुर्ग के अंदर से निकलते थे ये लोग, तो वहां पर जो दिल्ली के जो शासक थे उनको अ, मैं ये कहूंगा कि उनको कुछ शुल्क देना पड़ता था, क्योंकि ये बहुत बड़ी से, मान लो दिल्ली का कोई शासक है, वो गुजरात पे आक्रमण करना चाह रहा है, तो उसकी बहुत बड़ी सेना यहाँ निकलती थी। तो उस समय बहुत सारा नुकसान होता था आसपास के क्षेत्र में। और उस नुकसान को भरने के लिए इनको जो है शुल्क देना होता था, जिसकी वजह से ये दुर्ग बहुत मौज था। और अधिकतर जो दिल्ली के शासक थे इस दुर्ग को हमेशा विजय करना चाहते थे, ताकि बहुत सारा उनका धन, आर्थिक स्थिति जो है वो उनकी मजबूत हो पाए और उनका धन बच सके। तो इसके लिए भी ये सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण था। अगर हम इसके निर्माण की बात करें तो चित्रांगद मौर्य ने इसका निर्माण करवाया था। और ये जानकारी हमें मिलती है वीर विनोद ग्रंथ, वीर विनोद से। इसके अलावा हम बात करें अगले पॉइंट की, तो बप्पा रावल जो कि काल भोज के नाम से प्रसिद्ध है, कौन इसे भूल सकता है, और मेवाड़ का महत्वपूर्ण शासक है। उन्होंने मानमोरी को पराजित कर जो है मान मौर्य को पराजित करके इस पर अधिकार किया था। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा हम बात करें, अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर विजय प्राप्त करके फिरजाबाद जो है इसका नाम रख दिया था। और किस पठार पे स्थित है ये महत्वपूर्ण है, मेसा के पठार पर ये दुर्ग स्थित है। इसके अलावा हम बात करें, सभी किलों का सिरमौर इस दुर्ग को कहा जाता है। और इसमें कौन सी नदियों, यूं क्यों ये जो गंभीरी और बेड़च नदी के संगम पर स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि किन दो नदियों के संगम पर स्थित है, तो ये गंभीरी और बेड़च नदी के संगम पर स्थित है। इसके अलावा हम बात करें साका की, तो यहाँ पर वैसे देखें तो दूसरा शाखा हुआ था, लेकिन मेवाड़ का जो है वो ये प्रथम शाखा था। यहाँ पर शाखा की बात करें तो यहाँ पे 3 शाखे हुए थे। और शाखा की अगर बात करें तो इसमें 3 शब्द होते हैं, एक होता है केसरिया, और एक होता है जौहर, और एक होता है शाखा। तो एक कौन सा होता है, जौहर होता है, और एक जो शब्द है इसमें वो होता है केसरिया, और एक शब्द जो है वो होता है शाखा। अगर महिलाएं, जौहर भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है जल जौहर, यानी महिलाएं, जब महिलाओं को ये लग जाए कि अब जो है हमारी जो सेना है वो इस जो विपक्षी जो शासक है उसके सामने टिक नहीं पाएगी, और अब जो है वो हमारी सेना अंत होने वाला है, उस समय महिलाएं जो थी अपने प्रतिष्ठा को बचाने के लिए ये जल जौहर किया करती थी। यानी जल के अंदर अपने आप को समा दिया करती थी, और वहां से उसके बाद में एक और अग्नि के द्वारा भी वे अपने शरीर को समाप्त करती थी। और पद्मिनी ने भी यही किया था, जो कि आपने पद्मिनी फिल्म, पद्मावत फिल्म के अंदर भी देखा होगा।
तो वो था जौहर। केसरिया की बात करें तो केसरिया जब भी सामने वाली सेना दुर्ग पर आक्रमण आक्रमण कर देती थी, उस समय जब जो अंदर जो सेना होती थी, एक रिजर्व सेना होती थी, उस सेना को जब बाहर भेजा जाता था, यानी बाहर की सेना जो है वो करीब करीब समाप्त हो गई और रिजर्व सेना जो अंदर हुआ करती थी, जैसे राजा या उसके आसपास के जितने सेनापति या महत्वपूर्ण जो अधिकारी थे, और वो सभी जो है वो गढ़ के अंदर रहते थे। लेकिन जब उनको पता लगता था कि हमारा अब जो बाहरी सेना है वो समाप्त होने वाली है, उस समय फिर ये केसरिया रंग का साफा पहनकर दुर्ग के जो दरवाजे थे वो खोलकर बाहर निकलते थे और अपनी वीरता का प्रचंड दिखाते थे। और अंत में भी करीब करीब ये शहीद हो जाते थे, क्योंकि संख्या इनकी बहुत कम होती थी। अगर ये दोनों किसी एक दुर्ग के अंदर हो जाएं, यानी जौहर हो जाए और केसरिया हो जाए, उसको कहते हैं साका। तो ये सब इन दोनों से जुड़ा हुआ है। और आपने ये देखा होगा कि अर्ध शाखा भी एक होता है। अर्ध शाखा ये होता है कि जैसलमेर दुर्ग के अंदर अर्ध शाखा हुआ है। इसके अलावा बात करें 99 बुर्जों पर स्थित है, नींव उसकी है नहीं, तो वो एक अधूरा सा दुर्ग लगता है। वैसे हम उसको डिटेल से करेंगे आगे, बट वहां पर जो है वो केसरिया तो हो गया था, लेकिन वहां पर जौहर नहीं हुआ था, तो वो अर्ध शाखा माना जाएगा। शाखा वही कहते हैं, उसे कहते हैं जिसमें जौहर हुआ हो और केसरिया हुआ हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम शाखाओं को। तो चित्तौड़ दुर्ग में जो पहला शाखा हुआ था वो हुआ था 1303 के अंदर। उस समय शासक था अलाउद्दीन, और जो रतन सिंह थे वहां के शासक थे। ऐसा माना जाता है कि अलाउद्दीन जो था उसको किसी ने बोल दिया, जैसे फिल्म में तो ऐसा दर्शाया गया है कि एक तांत्रिक होता था जो कि अलाउद्दीन को जाकर कहता है कि पद्मावती जो है वो बहुत ही सुंदर एक रानी है जो रतन सिंह की है, और उसको आपके दरबार में होना चाहिए, वहां उसकी अहमियत नहीं। उसको लेकर जो है जो अलाउद्दीन ने आक्रमण किया था। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि एक दिल्ली का बहुत बड़ा शासक है और एक महिला के लिए पूरी पूरी सेना को ले जाकर वहां पर खड़ा करना अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। लेकिन एक पक्ष ये भी हो सकता है, लेकिन दूसरा पक्ष एक और है कि यहाँ पर जो ये सामरिक दृष्टि से जो ये बात करें हम उस समय की 1303 के आसपास, तो मेवाड़ एक ऐसा शासक मतलब ऐसा राज्य था, यहाँ पर दिल्ली के जो भी अगर राजस्थान के अंदर उनको अपना अस्तित्व जमाना है तो मेवाड़ को हराना बहुत जरूरी था। ये अलाउद्दीन को पता था, अगर मैं मेवाड़ को मैंने अगर हरा दिया तो बाकी जो राजा हैं वो घुटने टेक जाएंगे। और यही एक वजह थी जिसकी वजह से अलाउद्दीन ने इस पे आक्रमण किया था। और उसके बाद में फिर पद्मिनी ने जौहर किया और बहुत ही अच्छी तरीके से ये लड़े थे, बहुत ही उम्दा तरीके से युद्ध हुआ, और बाद में अंतिम में 1303 में शाखा हुआ, और ये राजस्थान का दूसरा शाखा था, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा हम बात करें मेवाड़ का प्रथम शाखा है, ये मेवाड़ का प्रथम शाखा है और राजस्थान का दूसरा शाखा है। और इससे पहले रणथंभौर के अंदर एक शाखा हो चुका था, क्योंकि ये भी आपको ध्यान रखना है। दूसरे शाखा की बात करें तो 1534 के अंदर दूसरा शाखा हुआ था बहादुर शाह और रानी कर्मावती। ये कर्मावती है महाराणा सांगा जो थे उनकी पत्नी थी, और इनके जो पुत्र थे वो बहुत छोटे थे, जिसकी वजह से रानी कर्मावती जो है अपने राज्य को अपने ऊपर जो है वो का दायित्व ले रखा था इन्होंने। तो उस समय बहादुर शाह ये गुजरात के थे, इन्होंने ये सोचा कि अब जो है मेवाड़ पे घुटने टेका हुआ है, तो हम उस पर आक्रमण कर देते हैं और मेवाड़ जीत लेंगे। और उसके बाद में आक्रमण हुआ, लेकिन उसके बाद में फिर यहाँ पर 1534 के अंदर दूसरा शाखा होता है। फिर बात करें इस शाखे की, ये बहुत ही महत्वपूर्ण शाखा है। तीसरा शाखा 1767 में, और कुछ किताबें इसको 68 लिखती हैं। 10th की जो बुक है उसमें 1568 लिखा हुआ है, और कुछ किताबें 67 लिखती हैं, तो आपको ये दोनों डेट ध्यान रखनी है,
इसके अलावा हम बात करें अकबर और उदय सिंह के बीच में ये युद्ध हुआ था, और इस युद्ध के अंदर अंत में ये हो गया था कि अकबर खुद जो है, ऐसा बोला जाता है कि वहां पर फैला दिया गया था कि अकबर खुद आ रहा है युद्ध करने के लिए। उस समय फिर जो उदय सिंह थे वो वहां से निकाला गया उनको। फिर ये उदय उदय चित्तौड़ से उदय वर्तमान जो उदयपुर है उस तरफ आए थे, और वहां पर जैमल और फत्ता दो महत्वपूर्ण वीर थे। उन्होंने इतनी इतनी उम्दा तरीके से लड़ाई की थी कि राजस्थान के इतिहास में फिर ऐसे योद्धा हुए ही नहीं जिस तरह से उन्होंने, जब उन्होंने देखा वहां उसकी जो सेना थी अकबर की, उन्होंने बहुत ही उम्दा तरीके से वो लड़ रहे थे। तो उसके बाद में अकबर ने, सोचिए, विपक्षी दल के योद्धाओं की मूर्तियां बनाई थी अकबर ने, यानी जयमल और फत्ता की मूर्तियां बनाई थी आगरा किले से बाहर उन्होंने लगवाई थी। और इसके अलावा बीकानेर का जो जूनागढ़ आप देखोगे तो वहां पर भी जयमल और फत्ता की मूर्तियां, प्रवेश जैसे आप अंदर प्रवेश करोगे तो वहां पर भी एक गजारोही, यानी मैं बात करूं कि एक हाथी है, हाथियों के ऊपर उनकी मूर्तियां आज भी स्थापित हैं, आप देख सकते हैं। अब बात करें इसमें सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, यानी कि ये दुर्ग इतना बड़ा है कि यहाँ पर लोग रहते हैं। ये मात्र एक राजस्थान का ऐसा दुर्ग है जहाँ पर लोग कृषि करते हैं और रहते हैं, कृषि भी की जाती है यहाँ पर। इसके अलावा इसके यहाँ पर 7 दरवाजे हैं, बहुत ही चारों तरफ। तो ये पूरा का पूरा चित्तौड़ दुर्ग था। हालांकि ये अभी पूरा नहीं हुआ है, वीडियो लंबी हो जाएगी, कुछ पॉइंट्स अभी बाकी हैं इसके जो हम कल करेंगे। तब तक के लिए जय राजस्थान, जय भारत।